ये बैग जो कि ल्यू विटॉन का है और इस बैग में ऐसा क्या है जो कि ये गोल्ड से भी ज्यादा रिटर्न देगा। बाईसाइकिल फॉर 24 लैक्स, डक बैग्स फॉर 5 लैक्स और यहाँ तक कि ये कंपनी टॉयलेट्स तक बेचती है जिसका प्राइस 82 लैक्स है। तो इतनी महंगी और अजीबोगरीब चीजें बनाने वाली ब्रांड ल्यूज विटॉन, जिसपे ये इल्जाम लगा कि ये कंपनी ब्लैक अफ्रीकन को पिंजरे में कैद करके इन्होंने ह्यूमन जू तक खोला है। और इस ब्रांड पे एक इल्जाम ये भी लगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय ल्यू विटॉन ही एक ऐसी ब्रांड थी जो प्रॉफिट्स कमा रही थी और वही फ्रांस की और सभी बिजनेसेस जो कि लॉस में जा रही थी। पर कैसे? तो इसका साफ साफ जवाब है देश से गद्दारी करके और नाजिस के गुड बुक में रह के। तो बात करें बुक की, तो ल्यू विटॉन के 150 साल होने पर इस पे एक बुक लिखी गई थी जिसके हिसाब से ल्यू विटॉन के ग्रैंडसन गैस्टन विटॉन ने वॉर के टाइम पे अपने बिजनेस को बचाने के लिए नाजी जर्मनी से हाथ मिलाया था और बदले में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उनके बैग्स भी बनाने लग गए। और इसका फायदा उन्हें तब हुआ जब नाजिस ने सभी ब्रांड्स के स्टोर को बंद करवा दिया था, पर ल्यूज विटॉन का स्टोर तब भी खुला हुआ था। ये सब के अलावा ल्यू विटॉन की कुछ और चीजें हैं जिसको सुन के आप शॉक रह जाएंगे, जैसे कि इसके बैग्स के चेन्स को लगातार 5000 से भी ज्यादा बार खोल बंद किया जाता है जस्ट उसके जिप्स और चेन्स की मजबूती चेक करने के लिए। और ल्यूज विटॉन के हर एक बैग्स को बनाने के लिए लगभग 20 से 30 कारीगर इस पे 8 दिन तक काम करते हैं। जाहिर सी बात है, अपने बैग्स को बनाने में इतनी मेहनत करना ये कोई छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं है और इसलिए ल्यू विटॉन अकेले 64.2 बिलियन यूरोस की लग्जरी कंपनी है। और आज इतनी बड़ी ब्रांड आज हमारे बीच ना होती अगर एक 13 साल के बच्चे ने अपने मन में जिद ना ठानी होती। तो ल्यू विटॉन का जन्म 4 अगस्त 1821 में फ्रांस के एक अंचे नमक के गांव में हुआ था और इनके फादर का नाम जेवियर विटॉन था जो कि एक गरीब फार्मर थे और इनके मदर का नाम कोरोने गैलाट था जो कि हैट्स बनाने का काम करती थी और इससे इनका घर चलता था। तो घर की खराब कंडीशंस को देखकर ल्यू विटॉन ने पढ़ाई को छोड़कर अपने पिता के साथ खेतों में ही काम करते थे और जब वो 10 साल के हुए यानी कि ईयर 1831 में तो उनकी माँ की डेथ हो जाती है और ल्यू विटॉन के जो फादर थे वो कुछ ही दिन बाद एक दूसरी शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद ल्यू की जो सौतेली माँ थी वो ल्यू पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार करने लगी थी। तो अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से बचने के लिए घर छोड़कर पेरिस के लिए अकेले पैदल ही निकल पड़े, जिसका डिस्टेंस लगभग 450 किलोमीटर से भी ज्यादा था। पर फिर भी ल्यूज ने हार नहीं मानी और 450 किलोमीटर का सफर को पूरा किया। भले ही इस सफर को पूरा करने में लुई को 2 साल लग गए, पर इस सफर को पूरा करते करते इस बच्चे ने कई नए स्किल्स भी सीखे जिससे उसे बहुत ही चीजों का नॉलेज भी हुआ। और जब लुई वहाँ पहुंचा तब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा था और फिर लुई ने ये नोटिस किया कि रेलवे ट्रैवल दिन पे दिन पॉपुलर होते जा रहा था। तो फिर उसने तुरंत रिच एलिट्स के लिए लगेज पैकेज का काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे पेरिस की लेडीज बहुत हेवी ड्रेसेस पहना करती थी और कई बार 50 से 60 लगेज ट्रंक्स भी लग जाते थे। और यही से होता है लुई विटॉन का स्टार्टअप। तो लगेज पैकेज का काम करते करते लुई ये देखता था कि लगेज बैग्स उस टाइम में काफी ज्यादा ग्रो कर रहा था और उसे ये पता था कि ये धंधा आगे जाके बहुत ग्रो होने वाला है। और तभी से लुई ने बैग्स बनाने का काम सीखने लगा और उसी बहाने वो बैग्स को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व भी कर रहा था। और तभी उसने ये नोटिस किया कि उस टाइम के बैग्स जो कि सिर्फ वुडन और आयरन फ्रेम्स वाले बैग्स ही अवेलेबल थे, जिनका शेप भी इम्प्रैक्टिकल था, जिससे ये बैग्स लोडिंग्स में भी ज्यादा स्पेस लेते थे। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ल्यू विटॉन ने अपनी एक शॉप खोल ली और एक नए किस्म का बैग्स बनाने लगा जिससे कि ये स्पेस ज्यादा लेने की प्रॉब्लम को खत्म कर सके। लुई ने अपना दिमाग लगाया और बैग्स को बनाने के लिए वुड और एनिमल्स के स्किन की जगह कैनवास का यूज किया और ट्रंक्स को टाइट और ड्यूरेबल बनाया और उसका शेप भी ज्योमेट्रिक रखा जिससे ज्यादा से ज्यादा बैग्स एक ही जगह पे रखा जाए। और यही आइडिया ल्यू की जिंदगी में एक ट्विस्ट लाने वाली थी। उनके इतने अच्छे बैग्स बनाने के कारण वो पब्लिक के बीच में इतने फेमस हो गए कि कोई भी अगर बैग्स बनवाने आता था तो उनकी फर्स्ट चॉइस ल्यू विटॉन होती थी। और इसी चलते आगे चल के ल्यू विटॉन की लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला था जो कि ल्यू विटॉन खुद ने भी नहीं सोचा था। दरअसल फ्रांस का जो एम्परर था नेपोलियन द थर्ड, उसकी वाइफ एम्प्रेस सेगविन को लुई का बैग्स बनाने का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने लुई को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर रख लिया और इसी कारण लुई एक ऑर्डिनरी बॉक्स मेकर से अब एक एलिट और रॉयल क्लाइंट्स के ग्रुप में पहुंच गए थे। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, लुई की ये सक्सेस बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए रहती है, क्योंकि 1817 में हुए फ्रैंको प्रेशियन वॉर की वजह से लुइस को रातों रात अपनी पूरी फैमिली को लेकर फ्रांस से भागना पड़ा और इतना बड़ा नाम कमाने के बावजूद भी लुई को रेफ्यूजीज कैंप में एक भुखमरी जिंदगी गुजारनी पड़ी। और कुछ टाइम बाद जब वॉर खत्म हुआ तो वो जब अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के साथ साथ उनकी वर्कशॉप्स के सारे सामान भी चोरी हो गए। लेकिन अब लुई के पास पहले से भी ज्यादा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो जानता था कि उसके बैग्स को मेजॉरिटी फेम मिला था तो सिर्फ उसके यूनिक आइडिया की वजह से। तो फिर से लुई ने मार्केट में वापस अपने बैग्स को लाने के लिए एक नया आइडिया लाया और बैग्स में कुछ न्यू चेंजेस किए, जैसे कि लुई ने लगेज ट्रंक्स पे रेड और पेज कलर का स्ट्राइप्स का पैटर्न बनाना शुरू कर दिया और इससे पब्लिक अपने बैग्स को दूर से ही लोड और अनलोड होते देख सकते थे। और ये पैसेंजर्स को कन्वीनियंस तो देता
ही था और उसके साथ साथ एक ब्रांड का प्रीमियम फील भी देता था। बस फिर क्या था, हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ एंड लुई विटॉन के बैग्स फिर से मार्केट को डोमिनेट करने लगे। लेकिन कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। अचानक लुई विटॉन की डेथ हो जाती है और ये आज तक किसी को पता नहीं चला कि लुई विटॉन की डेथ कैसी हुई। लुई के डेथ के बाद कंपनी का सारा जिम्मा लुई के बेटे जॉर्ज विटॉन के हाथ में आ गया और जॉर्ज भी लुई से कुछ कम नहीं था। उसने एलवी के बैग्स को फर्दर इनोवेट किए, एक ऐसा लॉक इन्वेंट किया जिसे फेमस एस्केप आर्टिस्ट हैरी ऑर्डिनी भी तोड़ने से इनकार कर दिया। और उस टाइम पे पैसेंजर की सबसे बड़ी दिक्कत थी चोरी, जिसे जॉर्ज विटॉन ने सॉल्व कर दिया।